कुछ लोग ना आसपास होके भी पास नहीं होते हैं, तो सामने कुछ लोग दूर रह के भी दिल के खास होते हैं। आज ऐसी एक धड़कन को गवाया है हमने, इरफान खान। इट फील्स लाइक अ पर्सनल लॉस, नहीं? अपनी आंखों के जरिए बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाते हैं। कुछ अनसुना, कुछ अनकहा, कुछ अनछुआ महसूस करवा जाते हैं। ऐसे बहुत ही कम कलाकार होते हैं और इरफान उनमें से एक है। ये पता है क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दरिया भी मैं, दरख्त भी मैं, चहलम भी मैं, चिनार भी मैं, दैर हूं, हरम भी, मैं शिया हूं, मैं सुन्नी भी, मैं पंडित भी हूं, मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा, दरिया भी। नमस्कार दोस्तों, पहली मंजिल के YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार से महमूद गजनवी ने भारत पर सफलतम आक्रमण किया था और इस प्रकार से अपने पिता के बाद सफलतम तुर्की आक्रमण करने वाला वो दूसरा तुर्की शासक बना था। पिछले क्लास के कुछ हम लोग हाइलाइट्स देख लेते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि किस प्रकार से महमूद गजनवी की जो हमारा पिछले वीडियो का मुख्य किरदार था, उसका नाम था महमूद गजनवी, उसके बारे में हम लोगों ने उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पढ़ा था और हम लोगों ने ये पढ़ा था कि उसके भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसके साथ साथ ही जिस दौर में उसने भारत पर आक्रमण किया था उस समय भारत की अपनी क्या स्थिति थी, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा की थी, जिसमें हम लोगों ने सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति को हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसी क्रम में हम लोगों ने ये देखा था कि महमूद गजनवी का भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था, उसके द्वारा किए गए 17 जो अटैक थे उसका भी हम लोगों ने यहां पर जिक्र किया था। और 17 के 17 आपने याद नहीं करने थे, मैं आपको बता चुका था कि कौन कौन से ऐसे अटैक थे जो इंपॉर्टेंट थे, जो आपने याद रखने थे। उसके अलावा उनको बहुत सारी उपाधियां मिली थी जिनको भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। वो उपाधियां भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसी क्रम में हम लोगों ने देखा था कि महमूद गजनवी के बहुत सारे दरबारी कवि थे, जिसमें से अलबरूनी, फिरदौसी, उद्बी और बेहाकी थे। मैं उसको आपको बता चुका हूं। और आखिरी में हम लोगों ने यह बताया था आपको वीडियो के अंत में कि जब अटल बिहारी वाजपेयी को एक बार मौका मिला था अफगानिस्तान जाने का, तो उन्होंने अपने भाषण में महमूद गजनवी का भी जिक्र किया था। तो लास्ट क्लास में हम लोग इतना पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे इस मुख्य टॉपिक को, जिसका नाम है महमूद गौरी, और हम लोग ये समझेंगे कि महमूद गौरी के बारे में आज हम लोगों ने क्या पढ़ना है। अब मैं इस चैप्टर को शुरू करूं उससे पहले एक बहुत जो बड़ा कंफ्यूजन रहता है, जो वन लाइनर हमारे एग्जाम है उसके लिए एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा खास रहता है हमारे लिए, लेकिन बच्चों को कंफ्यूजन की वजह से कई बार हम लोग जो है उसको गलत कर देते एग्जाम में। तो वो क्वेश्चन कौन सा, उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, 3 तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि भारत पर इस्लामिक अटैक करने वाला या फिर भारत पर सफलतापूर्वक इस्लामिक अटैक करने वाला पहला रूलर कौन था, तो उसका आंसर ना मोहम्मद गौरी होगा ना महमूद गजनी होगा, उसका आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम मैं आपको अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूं, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे दे दूंगा। अगर आपसे पूछ दिया जाता है कि भारत पर आक्रमण करने वाला, सफलतापूर्वक आक्रमण करने वाला पहला अरबी शासक कौन था, अरबी आए या फिर मुस्लिम आए या फिर इस्लामिक आए, तीनों का एक ही आंसर होगा, वो रहेगा आपका मोहम्मद बिन कासिम। अगर इसी क्रम में अगर आपसे कोई पूछ ले कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्की मुस्लिम कौन था या फिर पहला तुर्की शासक कौन था, तो उसका आंसर रहेगा सुबुक्तगीन, न कि महमूद गजनवी। ध्यान दीजिएगा, महमूद गजनवी के ही फादर का नाम था सुबुक्तगीन। हाँ, अगर ऑप्शन में सुबुक्तगीन नहीं रहेगा तो फिर आपने महमूद गजनी लिखना है। और तीसरा क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत पर इस्लामिक सत्ता को स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है, या फिर भारत पर पहली बार तुर्कियों या फिर तुर्किश साम्राज्य की स्थापना या फिर ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो इसका आंसर महमूद गजनवी नहीं होगा, इसका आंसर सुबुक्तगीन नहीं होगा, इसका आंसर होगा मोहम्मद गौरी। तो 3 बड़े ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन थे, तो इसलिए मैंने आपको चैप्टर से आपको पहले ही बता दिया। तो आज हम लोगों ने पढ़ना है मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जिस दौर में मोहम्मद गौरी इंडिया में आया था उसके आने के उद्देश्य क्या थे और उसके उद्देश्यों, और दूसरा तुर्की शासक था आपका महमूद गजनी, उसके भारत आने के उद्देश्यों में क्या फर्क था। महमूद गजनी आपको मैं पढ़ा चुका हूं। इसी क्रम में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो ये हमारा इस चैप्टर का मुख्य किरदार है मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी की अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी।
है ना, उसके फोर फादर्स के बारे में हम लोग हल्का फुल्का डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि भारत में किस प्रकार से पहली बार तुर्की साम्राज्य यानी कि ऑटोमन साम्राज्य स्थापित हुआ था। इसी क्रम में हम लोग मोहम्मद गौरी के द्वारा किए गए भारत पर सफलतम अभियानों का जिक्र करेंगे, कुछ असफल रहे थे उनका भी जिक्र करेंगे। इसके अलावा भारत पे प्रमुख युद्ध जो लड़े, उसने तराइन का युद्ध लड़ा, चंदावर का युद्ध लड़ा, तो इन सबको भी हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसी क्रम में इसी चैप्टर का एक मुख्य किरदार है आपका पृथ्वीराज चौहान, है ना। पृथ्वीराज चौहान मैं आपको पढ़ाऊंगा, चौहान वंश में बेफिक्र रहेगा। फिलहाल अभी मैं हल्का फुल्का इसके बारे में बताऊंगा, इसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी, इसकी मौत पर भी बहुत सारे विवाद है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। इसके साथ साथ इसके दरबारी कवि चंद्रवरदाई के बारे में हम लोग आप लोगों को बताएंगे। इसके सिक्के कौन कौन से थे, वहां से एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनको कौन कौन सी उपाधि मिली थी। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि मोहम्मद गौरी के उत्तराधिकारी कौन कौन से थे। तो अब हम लोग सबसे पहले ये शुरुआत करते हैं कि जिस दौर में भारत पर मोहम्मद गौरी ने अटैक किया था, या फिर जिस दौर में महमूद गजनवी ने भारत पर अटैक किया था, दोनों में क्या क्या डिफरेंस था, यानी कि दोनों समयों की क्या क्या परिस्थितियां थी, किसके लिए समय अनुकूल था, किसके लिए समय प्रतिकूल था। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले, हम लोग इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप लोगों को यह बता दिया जाएगा कि दोनों के समय में या फिर दोनों की समय की परिस्थितियों में क्या क्या डिफरेंस था। तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि ये जो गूगल करने पर हमें जो एक फोटो मिली है मोहम्मद गौरी की, और ये महमूद गजनी मैं आपको लास्ट टाइम पढ़ा चुका हूं। तो जिस दौर में महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया था, तो उसका मकसद क्या था, पहले उसको समझते हैं। तो महमूद गजनी वंश का ही एक राजा था, और ये मिड एशिया पे अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहा था। लेकिन मिड एशिया में यानी कि मध्य एशिया में अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए महमूद गजनी को बहुत सारे धन संपदा की जरूरत थी, उसको बहुत सारे पैसों की जरूरत थी, बहुत सारा रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहता था। और अफगानिस्तान वाले एरिया में, गजनी वाले क्षेत्र में उसके पास रेवेन्यू की बहुत सारे सोर्सेज नहीं थे। और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए कि ताकि वह मिड एशिया में अपने साम्राज्य का विस्तार कर सके, वो आया भारत में, ताकि भारत से अपार धन संपदा वो लूट के ले जा सके। इसके साथ साथ उसका दूसरा मकसद था कि मैं भारत में जाऊंगा और भारत पर इस्लाम धर्म का एडवर्टाइज यानी कि प्रचार प्रसार प्रोपोगेट करके भारत से आऊंगा। तो ये दो मकसद लेके ये भारत में आया था। उसके अलावा जो ये मोहम्मद गौरी है, जो आज के चैप्टर का मुख्य किरदार है, इसका उद्देश्य भी धन द्वारा लूटना था, लेकिन इसका एक उद्देश्य ये था कि मैं भारत में जाऊंगा तो तुर्की साम्राज्य की स्थापना करूंगा। तो ये दोनों में फर्क है। अब ऐसा नहीं था कि मोहम्मद गौरी मिड एशिया पर अपना साम्राज्य स्थापित नहीं करना, ये भी करना था, लेकिन इसके साथ क्या दिक्कत होगी कि जिस दौर में मोहम्मद गौरी ने भारत पर अटैक किया था, वो भी जो है मिड एशिया पे आक्रमण करना चाहता था। लेकिन मिड एशिया पे आक्रमण जब उसने किया था, तो शुरुआती अपने अभियान में ही ख्वारिज्म के शासकों से वो हार गया था। यानी कि महमूद गजनवी की तरह यह भी मोहम्मद गौरी जो था आपका, वो भी मिड एशिया पर अपने साम्राज्य को विस्तारित करना चाह रहा था, लेकिन अपने शुरुआती अभियानों में मैंने आपको बताया कि ख्वारिज्म के जो शासक थे, इसके आस पड़ोस के शासक थे, उन्हीं राजाओं से हार गया। तो इसके पास कोई विकल्प था नहीं, तो इसलिए जो है ये भारत की ओर बढ़ता है और भारत पे जो है तुर्की साम्राज्य की स्थापना करता है। अब इसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि जिस दौर में महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय कठिनाइयों में क्या डिफरेंस था, क्या दोनों को एक समान कंडीशन मिली? ऐसा नहीं था। जिस समय महमूद गजनी ने भारत पर अटैक किया था, भारत के राजा बिल्कुल तैयार नहीं थे युद्धों के लिए। ऐसा नहीं था कि इससे पहले भारत पर विदेशी आक्रमण नहीं हुए थे, इससे पहले भी भारत पर विदेशी आक्रमण हुए थे, लेकिन हम उन चीजों को भूल चुके थे। और महमूद गजनी के टाइम पे हमारे अंदर राष्ट्रीय एकता की बिल्कुल कमी थी। हम लोग, मैंने बताया कि विदेशी आक्रमणों के तैयार नहीं थे, हमारी जो सेनाएं जो है बहुत ज्यादा कुशल नहीं थी। तो महमूद गजनी को जो कॉम्पिटिटर मिले, जो राजा मिले आपका, वो बिल्कुल क्या थे आपका, सारण से थे, है ना। तो इनके पास ना अच्छी सेना थी, तो यानी कि सामने वाला बिल्कुल क्या था आपका, महमूद गजनी के मुकाबले थोड़ा सा कमजोर पड़ गया। तो इसके लिए परिस्थितियां काफी अनुकूलित थी। वहीं दूसरी तरफ जब मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करता है, अब भारत पर थोड़ा मजबूत शासक आ चुके हैं। भारत में इनका सामना होगा चौहान वंश के राजाओं से, इनका सामना होगा गहड़वाल वंश के राजाओं से, इनका सामना होगा चालुक्य सोलंकियों से, इसका सामना अलग अलग राजाओं से यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर अब मुकाबला थोड़ा सा क्या हो गया, बदल चुका है, यानी कि परिस्थितियां बदल चुकी है। भले ही सामाजिक स्थिति अभी वही है, अभी भी भारत पे जो है जातिगत जो है आपका समाज हम लोगों को बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। राजनीतिक रूप से जो है काफी बदलाव अब आ चुके हैं। हाँ, धार्मिक स्थितियां वही है। जब महमूद गजनी भारत पर आया था, तो उसने भारत के बहुत सारे
मंदिरों को लूटा था। इस वजह से जरूर जो है भारत को थोड़ा सा आर्थिक रूप से नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन फिर भी अभी जो है आर्थिक रूप से हम लोग जो है संपन्न थे, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों में हम लोग काफी आगे बढ़ चुके थे। इसी वजह से महमूद गजनवी की तुलना में मोहम्मद गौरी की जो राह थी आपका वो ज्यादा कठिन होती है। तो आज इसी चैप्टर को हम लोग जो है आगे इस प्रकार से मोहम्मद गौरी को समझने वाले हैं। तो अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो हमारी आज की वीडियो है उसका मुख्य जो किरदार है वो है मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी को समझने से पहले हल्का सा उनके फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो मोहम्मद गौरी से एक बहुत स्पेशल क्वेश्चन, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी जो है आपका किस वंश का था। तो मोहम्मद गौरी जाहिर सी बात है गौर का था, गौरी वंश का था, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं आता। ऑप्शन में एक पॉइंट आएगा संसबनी, तो आपने ध्यान देना है संसबनी या फिर संसबनी वंश का ये था। अभी मैं आपको बताऊंगा कि संसबनी क्या चीज थी, ठीक। तो इससे पहले कि आप लोगों को मैं इसके फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में बताऊं, हल्का सा पिछली वीडियो में हम लोग लौट चलते हैं। पिछली वीडियो में मैं आपको छोड़ गया था कि महमूद जो गजनी था उसकी जो डेथ थी आपका 1030 AD में हुई थी। उसकी दो संतानें थी, एक संतान का नाम था मशहूद और दूसरी संतान का नाम था महमूद, और दोनों में जो है आपका सत्ता के लिए बड़ा संघर्ष हो गया, और इस संघर्ष में जो है जीत होती है बड़े बेटे मशहूद की। इसके बाद मशहूद का पुत्र जो है महदूद जो है आपका सत्ता पर बैठता है, और उसके बाद इजुद्दीन सत्ता पर बैठेगा। ये एग्जाम के लिए कोई भी जो है आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप लोग बिल्कुल छोड़ सकते हैं, क्योंकि अब मोहम्मद गौरी के फैमिली बैकग्राउंड को अगर हम लोगों ने पढ़ना है तो हल्का फुल्का इनकी हमको जानकारी होनी चाहिए, जानकारी मात्र होनी चाहिए। उसके अलावा एग्जाम के लिए कहीं पर भी जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। और इजुद्दीन की 6 संतानें होती है, और इजुद्दीन की फैमिली का जो होता है आपका अलाउद्दीन, और अलाउद्दीन रह रहा होता है आपका ईरान में, और अलाउद्दीन मूव करता है गौरी। और गौरी कहां पर पड़ती जगह, या फिर गौरी आप कह सकते हो, ये है आपका गजनी। मैंने कल पढ़ाया था आपको हिंदू शाही वंश के ऊपर आपको मिल जाएगा गजनी। और गजनी और हेरात जो जगह है अफगानिस्तान में, उनके बीच में एक छोटी जगह है, उसका नाम है गौर या फिर गौरी आप इसको कह सकते हो। और ध्यान देना आपका इसी गौरी वाले इलाके में, इसी गौर वाले इलाके पर एक और कबीला था, उसका नाम था संसबनी, और इसी संसबनी के नाम से एक नाम पड़ जाता है आपका वंश का, उसका नाम है संसबनी वंश। अब एक एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि इनमें से किस शासक को जहानशोस के नाम से जाना जाता है, या फिर इनमें से किस शासक को विश्व दाहक के रूप से जाना जाता है। तो आपने ध्यान देना है, अलाउद्दीन ही वो शासक था जो कि गौर वंश का संस्थापक था। जिस दौर में उसने गजनी पर अटैक किया था तो उसने जो है गजनी को तो जीत लिया था, लेकिन गजनी को जीतने के साथ साथ जब वो गजनी से लौट रहा था तो उसने गजनी को ही जला दिया था। जो गजनी शहर था उसको उसने जला दिया। उसके साथ साथ ही गजनी के जो लोग थे, मरे हुए लोग थे, उनकी जो कब्रें थी उनको उसने खोदा, वहां से हड्डियां निकाली और उन हड्डियों को उन्होंने जला दिया। और इसके बाद इसका नाम पड़ गया जहानशोस, विश्व दाहक, संसार को जलाने वाला, या फिर आप इसको कह सकते हो कि गजनी को जलाने वाला। अब जो ये अलाउद्दीन था उसका एक छोटा भाई भी था, उसकी पहले ही जो है डेथ हो चुकी थी, और उसके और अलाउद्दीन के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। तो जैसे उसकी डेथ होती है तो अलाउद्दीन क्या करता है, अपने छोटे भाई के 2 बच्चे होते हैं, एक का नाम होता है गयासुद्दीन, एक का नाम होता है शहाबुद्दीन, जिसको भी हम लोग इतिहास में, भारत के इतिहास में मोहम्मद गौरी के नाम से जानते हैं। तो होता क्या है, इन दोनों को कैद कर लेते हैं, ठीक। यानी कि जब अलाउद्दीन राजा है तो उसके दोनों भतीजे उसके कैद में हैं, और जब अलाउद्दीन की क्या हो जाएगी, आपका डेथ हो जाएगी, तो उसके बाद उसका अपना बेटा होता है सैफुद्दीन जो कि राजा बनता है। और जैसे वो राजा बनेगा अपने दोनों ही चचेरे भाइयों को जो है कैद से छुड़ा लेगा, और अपने समकक्ष, अपने तरीके का ही उनको जो है आपका राइट्स देगा। और 1161 में क्या होता है आपका, वो उनको सारे के सारे अधिकार दे देता है, उसकी भी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और उसके क्योंकि कोई संतान थी नहीं, क्योंकि रूल ये था आपका कि राजा का बेटा ही जो अक्सर राजा बनता था। अब क्योंकि सैफुद्दीन की कोई औलाद नहीं थी, कोई संतान नहीं थी, इसलिए जो है आपका अब नंबर पड़ गया गयासुद्दीन का, और गयासुद्दीन जो है राजा बन जाता है। और 1163 में जो है वो आपका इस गजनी इलाके को एक बार फिर से जो है जीत कर ले आते हैं, और उसका जो है बहुत ज्यादा मन नहीं होता है आपका साम्राज्य को आगे बढ़ाने में, इसलिए जो अपने जो मेन जो हिस्से होता है आपका वो अपने छोटे भाई शहाबुद्दीन को दे देता है। लेकिन शहाबुद्दीन बहुत महत्वाकांक्षी था, है ना, और
उसको हम लोग भारतीय इतिहास में मोहम्मद गौरी के नाम से भी जानते हैं। तो आपने ध्यान देना कि जब गयासुद्दीन, ये है ना आपका बड़ा भाई है किसका, शहाबुद्दीन यानी कि मोहम्मद गौरी का, तो ये क्या करता है आपका, अपने छोटे भाई को, यानी कि गयासुद्दीन अपने छोटे भाई को ही बहुत बड़े बड़े हिस्से जो है दे देता है। और मैंने बताया कि ये बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी था, तो शहाबुद्दीन भी चाहता है कि वो मिड एशिया पे राज करे, अपने साम्राज्य का विस्तार करे, लेकिन साम्राज्य विस्तार के लिए उसका पहला मुकाबला हो जाता है ख्वारिज्म के शासकों के साथ, और उस मुकाबले में वो हार जाता है। अब क्योंकि उसका एक सपना टूट गया, तो अब ये यहां से मूव करेगा और ये निकल पड़ेगा भारत के लिए। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से भारत में उसके अलग अलग जो है मुकाबले होते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा पृथ्वीराज चौहान के बारे में, और मैं इसको आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा चौहान वंश में, जब मैं आपको चौहान वंश की सीरीज पढ़ाऊंगा। लेकिन फिलहाल क्योंकि मोहम्मद गौरी चैप्टर है, उसका जो भारत पर जो प्रमुख मुकाबला होता है, प्रमुख उसका भारत पे कॉम्पिटिटर होता है, उसका नाम होता है पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान की भी क्यों हम लोग हल्की फुल्की फैमिली बैकग्राउंड को जान लेते हैं। उससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि चौहान जो ये वंश था उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। वैसे मैं आपको दोबारा से चौहान वंश में बताने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल क्योंकि अभी हम लोग चौहान वंश में अभी टाइम लग जाएगा थोड़ा सा, तो हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पर चौहान वंश की हल्की फुल्की हिस्ट्री को। तो चौहान वंश के बारे में ऐसा कहा गया, पृथ्वीराज चौहान का एक मित्र थे, उनका नाम है चंद्रवर्धाई, जो कि उनके कोर्ट पोएट भी थे। वो अपनी किताब पृथ्वीराज रासों में लिखता है कि जो ये चौहान वंश है उसकी उत्पत्ति जो है अग्निकुंड से हुई थी। अब वो कैसा अग्निकुंड था उसको समझते हैं। तो एक बार क्या होता है, जो ऋषि वशिष्ठ होता है वो राजस्थान में आबू पर्वत पर जो है आपका यज्ञ कर रहे होते हैं, तो वहां से 4 ध्वनियां निकलती है, ऐसा वो अपनी किताब में लिखते हैं। उनमें से 2 ध्वनियां थी आपका च से और 2 ध्वनियां थी आपका प से। तो प से बन गया आपका परमार और प्रतिहार वंश निकल के आए, और हमें जो है च से चौहान और चालुक्य वंश के रूप में जो है नए राजपूत वंश जो है देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से अग्निकुंड से ही जो है आपका इस वंश की शुरुआत हुई, उत्पत्ति हुई, ऐसा इतिहासकार अपनी किताबों में लिखता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इनमें से किन किन वंशों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई, तो आप इनके आंसर लिख सकते हैं, जिसमें से मैंने बताया आपको प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। उसी क्रम में हम लोगों ने आपको चौहान वंश के बारे में बताया। और जो पृथ्वीराज चौहान है वो भी पृथ्वीराज चौहान 1 नहीं है, न कि 2 है। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान 3rd, यानी कि PRC 3rd। तो देखिए 6वीं शताब्दी की बात है, और यहाँ पर चौहान वंश का उदय होता है आपका। शुरुआत में अजमेर इलाके तक ये लोग सीमित थे, फिर बाद में जो है दिल्ली के बहुत सारे हिस्सों को भी ये लोग जो है अपने अंडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक नाम है आपका वासुदेव चौहान, और इसी सीरीज में 32वें राजा आता है, उनका नाम होता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और संभवतः इनका जो हिस्सा था आपका कुमाऊं में, जहां पे हम लोग अभी खड़े हैं आपका पिथौरागढ़ शहर में, ये यहां तक भी इनका साम्राज्य विस्तार था। और संभवतः इसी पृथ्वीराज चौहान के नाम पर जो है, क्योंकि इनका नाम था राय पिथौरा करके भी इनको जाना जाता था, तो जो हमारा ये पिथौरागढ़ किला है, तो बहुत सारी जो है इसमें बहुत सारे विवाद है, तो इन विवादों में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो इनका एक और नाम है आपका राय पिथौरा। इसके अलावा ये एग्जाम में नहीं आना, आप इसको बिल्कुल छोड़ देगा। इनके फादर का नाम सोमेश्वर चौहान, इनकी माँ का नाम कमला देवी, इनकी वाइफ का नाम है, बहुत सारी पत्नियां थी, उनमें से एक पत्नी थी आपका संयोगिता, इसका भी जिक्र मैं आपको करूंगा। इसके अलावा इनके पुत्र का नाम था गोविंद राज चतुर्थ, ठीक। और इनकी जो राज्य की सीमा थी, मैंने बताया कि शुरुआत में अजमेर तक थे, फिर बाद में उन्होंने दिल्ली के बहुत सारे हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया था। इसी क्रम में इनकी एक बहुत प्रमुख लड़ाई रही आपका, 2 प्रमुख लड़ाइयां, जिसमें से तराइन की लड़ाई फर्स्ट और सेकंड, इसको आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके अलावा इनका शासनकाल देखिए जाए 1178 से 1192। अब एक क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, वो पूछा जाता है तोमर वंश से। फिलहाल तोमर वंश का जिक्र मैं यहां पर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दिल्ली में चौहानों से पहले तोमर वंश का शासन था, और इसी वासुदेव चौहान की फैमिली में एक मेंबर होते हैं, उनका नाम होता है विग्रहराज चौहान, और उनका जो टेन्योर था वो था 1153 से लेकर 1163। और इसी दौर में ये क्या करता है आपका, तोमरों को यहां पर हराता है और दिल्ली की सत्ता से बेदखल करते हैं, और उसी फैमिली के रहे आपका पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और ध्यान देना आप लोग, एक बहुत फेमस शिलालेख है, उस शिलालेख का नाम है बिजौलिया शिलालेख। ये जो है आपका यहाँ पे लिखा है, देखिए जैन श्रावक लोलक, इन्होंने जो है इसको बनवाया था। इसकी लोकेशन है आपका राजस्थान में। आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपका बिजौलिया किसान आंदोलन, इसको मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा। फिलहाल अगर आपसे कोई पूछता है कि दिल्ली में चौहानों के उदय
और तोमर वंश के पतन का जिक्र किस अभिलेख में, किस शिलालेख में किया गया है? तो राजस्थान में एक शिलालेख है आपका बिजोलिया शिलालेख। और दूसरी चीज, इसी शिलालेख समय ये मालूम चलता है कि जो ये चौहान थे आपका, ये ब्राह्मण वंश के थे। वहीं एक इतिहासकार है आपका गुरु रविशंकर करके, है ना, सॉरी, गुरु गौरी शंकर करके, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जो ये चौहान थे आपका, वो जो है सूर्यवंशी थे। तो इस विवाद में भी हमें फिलहाल नहीं पढ़ना है। और आपने ध्यान देना है कि जो ये तोमर वंश है, उसी का एक राजा हुआ आपका अनंगपाल। ठीक, एक वर्ड है यहाँ पे दोहित्र। दोहित्र का मीनिंग क्या होता है आपका? बेटी का बेटा। तो इसी अनंगपाल की बेटी का बेटा जो था आपका, वो था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। यानी कि चौहानों और तोमरों के बीच भी जो है पारिवारिक संबंध थे। तो इसी चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के संघर्ष को आगे पढ़ेंगे। तो आपने ध्यान किस बात का देना है कि पृथ्वीराज चौहान और जो मोहम्मद गौरी थे, एक समकालीन राजा थे। और जहां एक तरफ भारत में कौन आगे बढ़ रहा है आपका, एक तरफ भारत में आगे बढ़ रहा है मोहम्मद गौरी, तो दूसरी तरफ अभी शुरुआती दौर पर दिल्ली पे अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है कौन? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इस स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि मोहम्मद गौरी के भारत में किए गए असफल या फिर जो सफलतम अभियान थे कौन कौन से थे। मोहम्मद गौरी भारत में किन किन मुकाबलों को जीतता है और किन किन मुकाबलों में उसको असफलता हासिल होती है। और मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में बताया था कि मोहम्मद गौरी भी ये चाहता था कि वो मध्य एशिया में अपने साम्राज्य को विस्तारित करे। अब क्योंकि उसको वहां शुरुआती दौर में असफलता मिल गई थी, इसलिए वो मूव करता है भारत की तरफ और चाहता है कि मैं यहीं जो इस्लामिक सत्ता को स्थापित करूं। और आपके एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत पर इस्लामिक सत्ता को स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है, भारत में तुर्की सत्ता को स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर न तो सुबक्तगीन होगा और न ही आपका महमूद गजनवी होगा। इसका सीधा आंसर होगा मोहम्मद गौरी। अब ये समझते हैं कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर अपना पहला अभियान कब किया था? 1175-76। बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और ध्यान देना, जगह थी मुल्तान, और मुल्तान में थे आपका शासक करामाती शासक। और शुरुआत में जब करामाती शासक ये नहीं बने थे तो ये मानते थे बौद्ध धर्म को, फिर बौद्ध धर्म से ये अपना धर्म परिवर्तित करके बन जाते हैं आपका मुस्लिम। और मुस्लिम के अंदर भी एक पंथ है आपका सिया पंथ। ये सिया पंथ को मानने वाले क्या थे आपका? मुस्लिम थे। मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये पहले क्या थे आपका? बौद्ध थे। इन करामाती शासकों के बारे में ये कहा जाता है कि इनके पास मोहम्मद गौरी का एक प्रपोजल गया, या तो आप मेरे साथ मुकाबला करो या फिर मेरी अधीनता स्वीकार करो। तो ये इतने कमजोर थे आपका, इतने बुज़दिल थे कि इन्होंने जो है मोहम्मद गौरी से युद्ध किए बिना ही अपनी जो सत्ता आपका सीधे तौर पर किसको दे दी? आपका मोहम्मद गौरी को, और उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। फिलहाल आपके एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है कि पहली विजय कौन सी थी, पहला आक्रमण कौन सा था मोहम्मद गौरी का, तो 1175-76 में मुल्तान पर किया गया अटैक था। या फिर मुल्तान को जो है, मुल्तान को अधीनता स्वीकार करना है, उसकी पहली विजय मानी जाएगी। उसके बाद अब एक गलतफहमी पाल लेगा कौन? मोहम्मद गौरी। उसको लगेगा कि भारत में जो अन्य राज्य होंगे वो भी मुल्तान के राजाओं की तरह कायर होंगे, है ना, मुल्तान के राजाओं की तरह वो जो है आपका अधीनता को स्वीकार कर लेंगे। लेकिन इसकी गलतफहमी दूर होती है आपका ठीक 2-3 साल बाद, जब वो 1178 में गुजरात पर अटैक कर रहे हैं। और उस समय गुजरात का राजा था मूलराज सेकंड, और उनकी माँ ने बचपन में जो है आपका उनको लीड करने का मौका दे दिया था, क्योंकि उनके पिता की डेथ हो चुकी थी। तो मूलराज सेकंड जो है आपका, जिस समय मोहम्मद गौरी भारत पर अटैक करता है, या फिर जिस समय मोहम्मद गौरी गुजरात पर अटैक करता है, तो ये जो है आपका एक अभियान पे गए हुए थे। तो जैसे ये गुजरात पर अटैक करेगा, उस समय उनकी मां थी आपका नायिका देवी, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, और उसका छोटा भाई था आपका भीम सेकंड। तो ये जो है आपका युद्ध में मोर्चा संभालता है और बहुत आसानी से जो है मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं। और मोहम्मद गौरी को हराते समय मूलराज सेकंड भी अब वहां पे पहुंच चुका अपने पिछले अभियान को छोड़ते हुए। और इस प्रकार मूलराज सेकंड, नायिका देवी और भीम सेकंड मिलकर जो है आपका बुरी तरीके से मोहम्मद गौरी को हराता है। और मोहम्मद गौरी की गलतफहमी कि भारत का हर राजा जो है अधीनता स्वीकार कर देगा, अब ये गलतफहमी बिल्कुल दूर हो चुकी है। अब एग्जाम में अगर आपसे कोई पूछ लेगा कि जिस दौर पे गुजरात पर अटैक किया मोहम्मद गौरी ने, उसमें गुजरात का राजा कौन था, तो आंसर रहेगा मूलराज सेकंड। हाँ, अगर मूलराज सेकंड ऑप्शन में नहीं होगा, फिर आंसर होगा भीम सेकंड, क्योंकि भीम सेकंड ने युद्ध को जो है संभाला था अपने बड़े भाई की गैर मौजूदगी में। तो आपने ये समझना है। और एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है कि भारत पर मोहम्मद गौरी का पहला सफल अभियान कौन सा था, तो ये रहेगा आपका गुजरात वाली। अब देखिए, मोहम्मद गौरी एक फाइटर भी था,
है ना। मोहम्मद गौरी की कोई तारीफ नहीं है, क्योंकि मोहम्मद गौरी अगर चाहता तो सीधे जो है गजनी या फिर अपने देश गौर लौट सकता था, क्योंकि पहले गौर वंश से पहले उनकी वो जो है गजनियों के अधीन थे। फिर बाद में गजनियों पर उन्होंने जब विजय हासिल की तो फिर जो है आपका गौरी वंश के रूप में उन्होंने अपना एक अलग से वंश चलाया था। तो ये वापस भी जा सकता है, लेकिन इसने हिम्मत नहीं आ रही। इसको लगा कि भारत के बड़े बड़े राज्यों को जीतने के बदले मैं छोटे छोटे राज्यों पर पहले कब्जा करता हूं, उसके बाद जो है अपनी सेना को तैयार करते हुए आगे की लड़ाई को जारी रखूंगा। तो इसी क्रम में ध्यान दीजिएगा, आपका अभी वर्तमान में पाकिस्तान हिस्से में पड़ता है आपका सियालकोट। 1179 में सियालकोट विजय हासिल करता है। गुजरात के मुकाबले काफी छोटा राज्य था। दूसरा, पंजाब पर भी ये जो है विजय हासिल करेगा। तो आपने ध्यान देना है 1179 से 86 के बीच ये जो है पंजाब पे हासिल करता है, और पंजाब में शासक है आपका खुसरो मलिक। अब आपने ध्यान क्या देना है आपका कि जो ये खुसरो मलिक है ये गजनी वंश का ही है। अब ये गजनी वंश क्या इसको समझता है? गजनी वंश आपको पता है कि मोहम्मद गजनवी का आपने नाम सुना, उसी क्रम में आखिरी राजा था आपका खुसरो मलिक, जो कि गजनी से भाग गया था। अब जब ये गजनी से भागता है आपका तो ये आता है पंजाब वाले हिस्से में, और इसका मुकाबला किसके साथ होता है? मोहम्मद गौरी के साथ, और मोहम्मद गौरी इसको बुरी तरीके से हरा देता है। इसी के बाद 1186 तक जो है आपका मोहम्मद गौरी भारत में लाहौर, सियालकोट, मैंने आपको पहले बताया आपको, उसके अलावा भटिंडा, पंजाब वाले हिस्से को जो है ये जीत चुका होता है। तो अब इसके हम लोग ये समझेंगे कि किस प्रकार से इसके जो है अगले मुकाबले चलते हैं। तो अब कहीं ना कहीं मोहम्मद गौरी ने अपनी पिछली गलतियों से सबक तो जरूर लिया था, क्योंकि जब वो गुजरात पर गया था तो उसका सोचना कुछ और ही था भारत के राजाओं के प्रति। अब उसने अपना नजरिया भारत के राजाओं के लिए बदला, और उसने क्या किया? छोटे छोटे राज्यों पर फोकस किया था। अब भारत पे इसी समय जो है एक राजा उभरेगा, उसका नाम होगा PRC थर्ड, यानी कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड। और उम्र में मोहम्मद गौरी से आधी उम्र का होगा, उससे भी कम उम्र का होगा आपका, बहुत कम उम्र का था आपका कौन? PRC थर्ड। किसके मुकाबले? मोहम्मद गौरी के मुकाबले। तो अब यहां पर रहता क्या आपका कि मैंने आपको बताया था, देखिए ध्यान देना एक बार, एक पल के लिए मान लीजिए ये आपका भारत है ना, यहां पर दिल्ली है, एक पल के लिए मान लीजिए, और यहां पर है आपका अजमेर, और ये हिस्सा आपका बुंदेलखंड का, और ये हिस्सा आपका कन्नौज का। तो अब आपने ध्यान देना है कि जिस दौर में PRC थर्ड अपने आप को भारत में स्थापित कर रहा होता है तो उनकी सत्ताएं यहां पर होती है ना, अजमेर में, और दिल्ली में भी उनके ही फैमिली के मेंबर्स रहते हैं। और क्योंकि जो उनके फैमिली फ्रेंड्स थे आपका, उनके पारिवारिक जिनके रिश्ते थे, उनकी कोई संतान नहीं थी, इस वजह से जो है आपका, आप कह सकते हो आपका बाय लक जो PRC थर्ड है उसको जो है दिल्ली की सत्ता मिल जाती है। और दिल्ली में मैंने आपको बताया था कि चौहानों से पहले तोमरों का शासन था, ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यानी कि अब आप मान के चलिए कि दिल्ली पर जो है PRC थर्ड काबिज हो चुका है। ठीक, अब इसी के इलाकों पर एक हिस्सा है आपका कन्नौज का, और यहां पर है आपका गहड़वाल वंश का शासन, और गहड़वाल वंश का राजा होता है यहां पर जयचंद। ठीक, तो अभी ये परिस्थिति है। अब दिक्कत क्या थी आपका? मोहम्मद गौरी फिर से गलतफहमी पाल लेगा कि दिल्ली पर जो नया राजा बना है, या फिर दिल्ली पर जिस राजा को राज करने का मौका मिला है, वो बिल्कुल अभी क्या आपका उम्र में बड़ा कच्चा है। तो बिना सामने वाले की ताकत को जाने हुए, बिना ये समझे कि भाई मोहम्मद गौरी ने ये समझे कि भाई सामने जो PRC थर्ड है उसके पास कितनी सेना है, वो कितना शक्तिशाली है, वो जो है आपका सीधे तौर पर हरियाणा के पास एक मैदान पड़ता है तराइन, इसका एक और नाम है, ध्यान दीजिएगा आपका तरवाड़ी। ठीक, या फिर इसका एक और नाम है आपका तरावड़ी। तो इस मैदान में क्या होता है आपका? साल था 1191, ये एक बहुत ऐतिहासिक युद्ध था, इसको इतिहास में कहा जाता है आपका तराइन का पहला युद्ध। एक तरफ होता है आपका मोहम्मद गौरी जो कि छोटे छोटे राज्यों को जीत के आगे बढ़ा था, और दूसरी तरफ अभी नौसिखिया राजा, आप इसको कह सकते हैं PRC थर्ड, इन दोनों के बीच मुकाबला होता है। और अभी फिलहाल जो है आपका PRC थर्ड के जो आसपास के राजा है उनके साथ उसकी बहुत बड़ी दुश्मनी नहीं थी, सिवाय कन्नौज के राजा, यानी कि जो गहड़वाल वंश का राजा है आपका कौन? जयचंद। अब जयचंद चाहता कि उसको दिल्ली की सत्ता मिली, और क्योंकि चौहानों और गहड़वाल वंश के बीच भी पारिवारिक पहले से क्या थी आपका फूट थी, और इसका असर क्या रहता है आपका कि कन्नौज का राजा जो गहड़वाल वंश का राजा होता है उसका नाम होता है जयचंद, वो जो है आपका PRC थर्ड का साथ नहीं देगा, वो न्यूट्रल रहता है इसमें। उसके बावजूद भी मोहम्मद गौरी इस युद्ध को हार जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में कोई पूछ लेता है कि भाई तराइन का जो पहला मुकाबला है वो कौन सी ईयर में हुआ था,
तराइन का मैदान किस जगह पे पड़ता है, किन दोनों के बीच वो मुकाबला होता है, इसको मैं दोबारा से जो है डिटेल में पढ़ाऊंगा चौहान वंश में। फिलहाल अभी आप कौन जीता कौन हारा आप इसको याद रख सकते हैं। तो इस मुकाबले में हार कौन गया, मोहम्मद गौरी। फिर से मोहम्मद गौरी चाहता तो फिर से अपने देश लौट सकता था, उसने हार नहीं मानी। उसको ये एहसास जरूर हो गया कि मैंने सामने वाले की कमजोरी पर वार नहीं किया, और उसकी कमजोरी थी आपका गहरवाल वंश के राजा जयचंद। अब इसके बाद जो है आपका दोबारा से जो है वो उभरेगा, दोबारा से अपनी सेना तैयार करेगा और सीधा टारगेट करेगा पीआरसी थर्ड। लेकिन इससे पहले पूरी तैयारियां हो जाएंगी। अब तैयारियां कैसे होंगी उसको समझते हैं। अब ये यहां पर है आपका अजमेर। जब दिल्ली की सत्ता नहीं मिली थी किसको, पीआरसी थर्ड को, तो एक बार जो है वो अपने रिलेटिव्स के यहाँ घूमने जो है दिल्ली चले गया था। और कन्नौज में गहरवाल वंश की राजकुमारी थी, मैंने बताया था आपको, संयोगिता। बाद में पीआरसी थर्ड से उसकी शादी हो जाएगी। तो अभी गहरवाल वंश में राजा कौन है, जयचंद। तो अजमेर से दिल्ली घूमने गया आपका पीआरसी थर्ड, और कन्नौज से जो है दिल्ली घूमने गई आपका संयोगिता, और दोनों जो है आपका प्रेम में जो है बच जाते हैं। और इसके बाद जब ये अजमेर लौटेगा, ये कन्नौज लौटेगा, तो इनका जो इश्क है आपका वो जो है आपका काफी तब तक बहुत आगे बढ़ चुका होता है। और एक बार जो है ये बात, जब वो बाद में दिल्ली की सत्ता पर काबिज होता है पीआरसी थर्ड, तो ये बात मालूम चल जाएगी आपका जयचंद को। और जयचंद पहले से ही जो है पीआरसी थर्ड को नहीं चाहता है, क्योंकि वो उसके बदले दिल्ली की सत्ता पर बैठना चाहता था। तो इसके बाद होता क्या है कि जो ये संयोगिता का पिता यानी कि जयचंद है, गहरवाल वंश का शासक, वो इसका स्वयंवर आयोजित करता है। और उस स्वयंवर में जो है किसको नहीं बुलाएगा, ये आपका दिल्ली के शासक पीआरसी थर्ड को। और इसकी वजह साफ थी, क्योंकि वो पहले से उससे जो है बहुत खुंदस में था, पहले से जो है आपका उससे ईर्ष्या करता था। और जब उसको मालूम चला कि संयोगिता इससे प्रेम करती है, उसके बाद तुरंत उन्होंने जो है उसका स्वयंवर रच लिया। और उस स्वयंवर में नहीं बुलाया गया पीआरसी थर्ड को। और पीआरसी थर्ड ने भी यहाँ पर चालाकी की, उसने अपने प्रिय मित्र, अपने प्रिय कवि चंद्रवरदाई को जो है वहां पर भेजा स्वयंवर में, और चीजों को थोड़ा देर के लिए जो है आपका संभालने के लिए कहा। उसके बाद हीरो वाली एंट्री होती है आपका पीआरसी थर्ड को, और स्वयंवर से जो है उठा के ले जाएगा संयोगिता को। इसके बाद पहले से ही जो है इतना जो है ईर्ष्या भाव था आपका जयचंद का पीआरसी थर्ड के प्रति सत्ता के लिए। अब जो है वो घर की इज्जत को लेकर चले गया था, तो कहीं ना कहीं अब जो है दोनों के बीच जो है दुश्मनी कहीं ना कहीं आमने सामने की रह गई आपका। अब कोई किसी से छुपी नहीं है आपका, तो खुलकर जो है दुश्मनी सामने आ गई। और ये बात मालूम चल गई मोहम्मद गौरी को। और ये जब बात मोहम्मद गौरी को मालूम चलेगी, तो मोहम्मद गौरी से जाएगा आपका जयचंद के पास, और जयचंद से कहेगा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो दोनों जो है हाथ मिला लेंगे। और जो अगला मुकाबला होगा आपका, देखिए किरदार वही रहेंगे, है ना, मैदान वही रहेगा, बस फर्क होगा आपका साल का, और रिजल्ट भी बिल्कुल चेंज होगा। तो तराइन का जो दूसरा युद्ध था, मोहम्मद गौरी इस युद्ध में जीत जाता है। और ध्यान देना, इसमें जो है आपका साथ दिया था जयचंद ने, जो कि गहरवाल वंश का शासक था। और इसी वजह से जयचंद भारतीय इतिहास में जो है आपका कहीं ना कहीं जो अपने ही लोगों से धोखा करता है, हिंदी में अगर आप पढ़ेंगे तो उसके लिए जो है ये वर्ड यूज होता है। और कई इतिहासकार कह भी गए आपका कि भारत ने हर बार पराजय पाई है अपने ही घर के जयचंदों से, यानी कि जो अपने ही लोग हैं आपका, उन्हीं की कमियों की वजह से, उन्हीं ने जो है आपका हमारा साथ नहीं दिया। इसी वजह से जो है कई बार हमें हार का सामना भी बाद में भी करना पड़ेगा। तो इसके बाद जो है ये मुकाबले में ये चीजें रिजल्ट रहता है। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या तराइन का तीसरा मुकाबला भी हुआ था? बिल्कुल हुआ था। तराइन का हो सकता है कि 10वां मुकाबला भी हो। तो मेनली इतिहास में जो है तराइन के 2 ही मुकाबले हुए थे, जो कि पीआरसी थर्ड और मोहम्मद गौरी के बीच हुए थे। अब क्योंकि तराइन एक मैदान है, तो वहां पर हर युद्ध जो है हर श्रृंखला को आगे बढ़ाएगा। तो ऐसा नहीं कि तराइन का चौथा युद्ध नहीं हो सकता है, तराइन का चौथा, 5वां, 6ठा युद्ध भी हो सकता है, लेकिन मेनली हमने 2 ही पढ़ना है। अब तीसरा युद्ध भी क्या पता किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि इल्तुतमिश हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत में, तो इसको हम लोग आगे पढ़ाते ही है। तो ध्यान देना आप लोग कि जो ये तराइन का जो तीसरा मुकाबला है वो 1216 में हुआ था। और एक तरफ किरदार था आपका इल्तुतमिश, और दूसरी तरफ गजनी वंश का एक शासक बच गया था आपका ताजुद्दीन गजनी। और इस मुकाबले में इल्तुतमिश जीत जाता। और तराइन का इसका युद्ध नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये तराइन के मैदान में हुआ था। तो हाँ, अगर आपसे कोई पूछे कि तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था, तो बिल्कुल हुआ था। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है आपका कि जब तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, उसके बाद की जो घटना है ना आपका, बहुत सारी विवादास्पद है ना। अलग अलग न्यूज चैनलों में, अलग अलग सीरियलों में, अलग अलग मूवियों में आपको अलग अलग तरीके से दिखाया जाएगा। और मैंने आपको अपनी शुरुआती क्लास में कहा था, इतिहास है, अलग अलग विचार के लोगों ने, है ना, अलग अलग देशों के लोगों ने, अलग अलग टाइम पीरियड के लोगों ने लिखा है। इस वजह से इसमें बहुत सारे जो है विवाद है, कंट्रोवर्सी है, और इस बात में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बताया था कि कौन सा इतिहासकार क्या कहता है।
यहां पर एक नाम का जिक्र किया आपका चंदबरदाई। चंदबरदाई मोहम्मद गौरी का समकालीन था या फिर पीआरसी थर्ड, दोनों का ही समकालीन था। लेकिन ये एक दरबारी कवि किसका था बताइए जरा। तो ये दरबारी कवि किसका रहेगा आपका, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। तो होता क्या है कि चंदबरदाई ने एक बहुत फेमस किताब लिखी, उसका नाम था पृथ्वीराज रासो। उस किताब में ये जिक्र करता है कि जैसे ही तराइन का सेकंड बैटल खत्म हो जाता है, उसके बाद मोहम्मद गौरी, पीआरसी थर्ड और चंदबरदाई यानी खुद को जो है कैद करके कहां ले जाते हैं बताइए। तो ये कैद करके कहां ले जाएंगे आपका, सीधे तौर पर गौर, और गौर यानी कि गौरी। तो जैसे इनको जो है कैद करके ले गया, तो ये बताता है कि मोहम्मद गौरी ने जो है ना पीआरसी थर्ड की वहां पर आंखें फोड़ दी थी। और जैसे ही आंखें फोड़ दी तो कहीं ना कहीं चंदबरदाई जब उनके सामने जाता है तो कहीं ना कहीं उनको बहुत ज्यादा क्या होता है, आपका दुख होता है कि भाई उसका राजा जो है आपका इस हालत में गौरी पर है। तो एक खास बात थी पीआरसी थर्ड की, उनको जो है आपका शब्द भेदी बाण आया था। शब्द भेदी बाण का जिक्र आप लोगों ने जो है दशरथ रामायण में जरूर देखा होगा, जहां पर दशरथ जो है एक बार जंगल में गए होता है आपका, है ना, तो वो पानी उनको प्यास लगती है, तो एक झाड़ी के पीछे जो है आपका सरसराहट की आवाज आती है, तो वो शब्दों के आधार पर जो है तीर चलाता है। उनको लगता है कि कोई जो है पशु होगा, है ना, तो वो क्या करता है आपका तीर चलाते हैं शब्दों के आधार पर। लेकिन बाद में मालूम चलता है कि वहां पर तो थे श्रवण कुमार। तो वही शब्द भेदी बाण जो है पीआरसी थर्ड को भी आए थे। तो चंदबरदाई कहते हैं कि मैंने एक श्लोक बोला, उस श्लोक का नाम है, यानी कि वो श्लोक क्या था कि इनकी तो आंखें फूट चुकी है, तो सामने मोहम्मद गौरी थे, तो मोहम्मद गौरी की स्थिति को बताने के लिए चंदबरदाई एक श्लोक बोलता है कि भाई 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताव ऊपर सुल्तान है मत चुको चौहान। यानी कि वो उनको पूरा बता रहे कि भाई कितने दूरी पर मोहम्मद गौरी है, आप तीर चलाइए। तो इसके बाद जो है मोहम्मद गौरी की डेथ हो जाती है, ऐसा ही अपनी किताब में लिखते हैं। लेकिन ये जो बात है आपका काफी विवादों में बाद में जो है ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी इतिहास की, तो इसलिए नहीं कि ये भारतीय इतिहासकार है या फिर ये विदेशी इतिहासकार होते तो क्या होता आपका, लेकिन ये जो पॉइंट है बहुत ज्यादा वैलिड नहीं माना गया। उसके बाद एक और इतिहासकार हुए आपका हसन निजामी, ये अपनी किताब में लिखते हैं कि जैसे तराइन का सेकंड बैटल क्या होता है आपका कंप्लीट होता है, तो तराइन के सेकंड बैटल के कंप्लीट होने के बाद मोहम्मद गौरी और पीआरसी थर्ड भारत में रहे, और मोहम्मद गौरी ने जो है कैद कर लिया किसको, पीआरसी थर्ड को, और उसको लेके चले गए आपका अजमेर। और अजमेर में क्या हुआ, अधीनता स्वीकार कर ली मोहम्मद गौरी की पीआरसी थर्ड ने, ऐसा हसन निजामी जो अपनी किताब में लिखते हैं। और बताते हैं कि बाद में विद्रोह कर दिया था पीआरसी थर्ड ने मोहम्मद गौरी के खिलाफ, उसके बाद मोहम्मद गौरी ने जो है पीआरसी थर्ड को मार दिया। अब हम इस विवाद में नहीं पड़ते कि कौन सही है कौन गलत है, अब क्योंकि इसके बाद जो चीज हमारे सामने आती है वो थोड़ा सा जो है आपका कंफ्यूजन है, इसलिए जो है हम लोग ये मानते हैं कि 1192 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु नहीं हुई थी बल्कि पीआरसी थर्ड की मृत्यु हुई थी। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद भारत में अब मोहम्मद गौरी चाहेगा कि उसका साम्राज्य विस्तार हो जाए। अब क्योंकि वो चाह रहा है कि उसका साम्राज्य विस्तार हो जाए, तो उसके सामने एक कांटे के रूप में उभर के आएगा जयचंद, जिसने पिछले मुकाबले में पीआरसी थर्ड के अगेंस्ट जो मोहम्मद गौरी है उसका साथ दिया था। तो अब होगा क्या कि जयचंद भी चाहेगा कि पीआरसी थर्ड का दिल्ली की सत्ता उसके पास आ जाए, और मोहम्मद गौरी भी चाहेगा कि उसका भारत में साम्राज्य विस्तारित हो जाए। तो इनके बीच यूपी में एक जगह पड़ती है ईटानगर, वहां पर एक मैदान है चंदावर का मैदान, वहां पर इन दोनों के बीच क्या होगा, मुकाबला होगा। और इस मुकाबले में जयचंद हार जाएगा, और कहीं ना कहीं जयचंद को अब एहसास हो रहा होगा कि मैंने किस व्यक्ति का साथ दिया था अपने ही लोगों के खिलाफ। अब इसके बाद आपने ध्यान देना है कि मोहम्मद गौरी ने वैसे तो देखा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक को 1192 के बाद ही जो है भारतीय क्षेत्रों की जिम्मेदारी दे दी थी, लेकिन 1194 के बाद उसके जो 2 प्रमुख सेनापति थे, एक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली सल्तनत, हम लोग उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, एक था आपका बख्तियार खिलजी। तो दोनों को जो है आपका यहाँ के क्षेत्र की जिम्मेदारी दे दी। और बख्तियार खिलजी से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ध्यान देना, ये बख्तियार खिलजी वही होगा जिसको हम लोग दिल्ली सल्तनत के अंदर एक बार फिर से पढ़ेंगे, जहां पे हम लोग देखेंगे कि बख्तियार खिलजी जो है आपका, ये दोनों ही जो है मोहम्मद गौरी के गुलाम है, लेकिन बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक अपना सेनापति बनाएगा बख्तियार खिलजी को। तो बख्तियार खिलजी 1194 के बाद जो है बंगाल और बिहार अभियान पे जाता है,
और इन अभियानों में क्या होता है आपका कि ये जो है 3 बौद्ध सेंटर जो कि बिहार में स्थित है, एक का नाम है आपका नालंदा विश्वविद्यालय, ध्यान देना कि ये जो है गुप्त काल में बन गया था, इसका श्रेय जो है कुमार गुप्त को जाता है। उसके बाद दूसरा आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये भागलपुर बिहार में, ठीक उस दौर में ये स्थित है आपका, इसलिए जो है ये भागलपुर बिहार का हिस्सा है। इसको बनाया था आपका पाल वंश के शासक धर्मपाल ने। और तीसरा आपका ओदंतीपुर, इसकी लोकेशन में भी आपको बिहार में मिलेगी। तो ये तीनों ही जो है अच्छा, इसको बनाया किसने था, ध्यान देना कि ओदंतीपुर जो विश्वविद्यालय था ये भी बौद्ध केंद्र था, इसको पाल वंश के पहले शासक गोपाल ने बनाया था। तो ध्यान देना, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, ओदंतीपुर को बनवाया था किसने, पाल वंश के पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने। इसी पाल वंश का एक शासक था धर्मपाल, उसने जो है विक्रमशिला को बनाया था। और नालंदा विश्वविद्यालय बनाने का श्रेय गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त को जाता है। तो ये 3 जो है बौद्ध सेंटर्स थे और इन्हीं 3 सेंटर्स पे बख्तियार खिलजी ने क्या किया था, अटैक किया था, इनको ध्वस्त किया था। तो आपसे पूछ लेता है कि किस दिल्ली सल्तनत के सेनापति ने या फिर किस गौरी के सेनापति ने जो है आपका इन तीनों बौद्ध सेंटर्स को जो है कहीं ना कहीं ध्वस्त किया था। तो आपने ये समझना है। अब हम लोग अगली स्लाइड में समझेंगे कि 1201 या 2 की बात है। अब फिर से एक बार हम लोग गौर चले जाते हैं, वहां पर उसका बड़ा भाई आपका गयासुद्दीन गौरी, तो गयासुद्दीन गौरी की डेथ हो जाती है और बड़े भाई के बाद सत्ता जाहिर सी बात है छोटे भाई मोहम्मद गौरी को मिलनी थी। तो कहीं ना कहीं एक बार जो है अपनी सत्ता को संभालने के लिए वो गौरी भी जाता है, लेकिन फिर से एक बार भारत पे वो लौट आता है। और भारत पे जब लौट आता है तो 1205-6 में इसका मुकाबला होता है आपका पंजाब के पास खोखर जाति के लोगों से, ठीक। और उस मुकाबले को जीत जाता है। और जैसे ही उस मुकाबले को जीतने के बाद वो गजनी लौट रहा होता है तो कहा जाता है कि सिंध नदी के पास में एक दमेक नाम का स्थल है, वहां पर वो नमाज पढ़ रहा होता है। तो खोखर जाति के जो लोग थे अपने लोगों का बदला लेने के लिए उसके पास आता है और उसको जो है मार देते हैं। और इस प्रकार से 1205-6 में इसकी क्या हो जाती है, आपका डेथ भी हो जाती है। अब क्योंकि मोहम्मद गौरी की अपनी कोई संतान नहीं है तो इसके बाद होगा क्या कि उसका जो क्षेत्र है आपका वो बटेंगे और उसके जो क्लोज गुलाम थे उनमें से सबसे पहला था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय क्षेत्र मिल जाएगा। उसके अलावा जो गजनी का जो क्षेत्र है वो मिल जाता है आपका यलदोज को, जो उसका एक और गुलाम होता है। उसके अलावा नासिरुद्दीन कुबाचा जो होता है आपका, उसको उच्च और सिंध का इलाका मिल जाता है। यानी कि हम लोग बात करेंगे अब भारत के क्षेत्र की। इसके बाद अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से और कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकता है। ध्यान देना जरा एक बार आप लोग, बस थोड़ा सा लास्ट स्लाइड बच गया आपका। एक बुक लिखी मैंने, देखिए जरा, पृथ्वीराज रासो। ध्यान देना, मैंने आपको बताया था आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि इनमें से कौन जो है पृथ्वीराज चौहान का समकालीन कवि था, तो आंसर रहेगा चंद बरदाई। वो उनके बचपन के दोस्त भी थे। मैंने यहाँ पे सारी चीजें लिख रखी है, आपका हिंदी भाषा में लिखी गई किताब है, इसका नाम है आपका पृथ्वीराज रासो। और इसी किताब से भी हम लोगों ने बहुत सारे जो है हमें ऐसे साक्ष्य मिलता है, ऐसे परिणाम मिलता है जिसके द्वारा हम लोग कह सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की लाइफ में कौन कौन सी चीजें कब कब होती है। तो ये थी आपका किताब जिसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा ध्यान देना, ये बहुत ही ज्यादा एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। अब क्योंकि जिस दौरान मोहम्मद गौरी भारत में शासन करता है उस समय जो भारत की जनता होती है वो नहीं चाहती कि मोहम्मद गौरी जो है नए सिक्के चलाए, तो ये कह सकते हैं कि आप मजबूरन इसको जो है ये सिक्के चलाने पड़े। लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भारत में वह कौन सा मुस्लिम शासक था जिसने माँ लक्ष्मी के सिक्के या फिर माँ लक्ष्मी की फोटो वाले सिक्के अपने सिक्कों में अलंकृत किए थे। यानी कि माँ लक्ष्मी की फोटो जो है अपने सिक्कों में अलंकृत की थी, उसका नाम होता है मोहम्मद गौरी। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा अजमेर से इसके कुछ सिक्के मिले हैं, उसमें भगवान शिव की जो बैल है आपका, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा होगा घोड़े लिखा है आपका, दूसरी तरफ लिखा होगा आपका बैल, ठीक। तो ये जो है सिक्के मिले हमको कहां से, आपका अजमेर से। तो अगर आपसे कोई पूछ लेगा कि भगवान शिव की जो बैल है या फिर जो घोड़े हैं आपका, वो जो है हमें किस राजा से या फिर किस राजा के सिक्के से मिले, किस काल में, आपका इस्लामिक काल में या फिर जब भारत में तुर्कियों ने अपनी सत्ता को स्थापित की थी। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, उन्हीं सिक्कों के जो फ्रंट फेस है उसमें हम लोगों को घोड़े प्लस एक नाम लिखा हुआ था मोहम्मद बिन साम, अभी इसका जिक्र करता है। उसके अलावा
पृथ्वीराज भी जो है उन्हीं सिक्कों पे लिखा हुआ था। तो ये सिक्कों से कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अलावा इतिहास का इसको एक उपाधि देते हैं, उसका नाम है आपका मोहम्मद बिन साम। इसको योद्धा के तौर पर तुर्कों में जाना जाता है। तो अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि मोहम्मद गौरी की कोई अपनी संतान नहीं थी, तो इसलिए आपने ध्यान देना है कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसके जो उत्तराधिकारी थे वो उसके गुलामी रहेंगे। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर 1 को मैंने 3 हिस्सों में बांटा था। पहला हिस्सा क्या था, आपने ध्यान देना है कि पहले हिस्से में हम लोगों ने पढ़ा था कि मोहम्मद बिन कासिम किस प्रकार से भारत पर अटैक करता है। दूसरा हिस्सा था महमूद गजनी का। तीसरा हिस्सा था मोहम्मद गौरी का। अब इसके बाद हम लोग इस चैप्टर की जो है आपका कुछ क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे, उसको पढ़िएगा, उसको रिवाइज कीजिएगा। अब आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखिएगा कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमने आपको वीडियो के थ्रू पढ़ाए लेकिन आपको वहां पर नहीं मिले। तो उम्मीद करता हूं कि आप घर पे जो है आपका इन तीनों वीडियोस को अच्छे ढंग से देखेंगे और कुछ इनसे जो है सीख पाएंगे। नमस्कार।